Let's start revising chapter number 1. Name of the chapter is Introduction to Strategic Cost Management. हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो सब्जेक्ट के नाम में से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये वर्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर का अभी तक का पास्ट ट्रेंड क्या है, उसके बाद चैप्टर का कवरेज देखेंगे और उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर का अगर पास्ट ट्रेंड एनालाइज करें तो ये चैप्टर में से अभी तक कोई खास क्वेश्चन नहीं आया। मई 19 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स के लिए और जुलाई 21 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए, और ये दोनों ही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट में से टेस्ट हुए थे, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू शॉप मॉडल। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की साइड से अभी भी ये चैप्टर अनटेस्टेड है। कोई भी एक ऐसा अटेम्प्ट आ सकता है जिसके अंदर ये चैप्टर का वेटेज 20-30 मार्क्स हो सकता है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो अभी तक अनटेस्टेड है इंस्टीट्यूट की साइड से। अभी फटाफट ये चैप्टर का कवरेज डिस्कस करते हैं, उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ट्रेडिशनली भी कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करता था। ट्रेडिशनली जो कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करता था उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी और वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा डिस्कशन ये होगा कि ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होता था। ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होता था ये जानने के बाद अपने आप हमें ये पता चलेगा कि ट्रेडिशनली जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी और उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। सवाल ये आता है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये तीन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स का ध्यान रखा जाएगा, वो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम प्यार से कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन से तीन कंपोनेंट? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर ये सिर्फ तीन कंपोनेंट्स का डिस्कशन होगा, इससे बाहर एक भी डिस्कशन नहीं होगा। वैल्यू चेन एनालिसिस को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड किया है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी के लिए बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ध्यान से देखना। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो डेटा को ऐसे ही हवा में अरेंज नहीं कर सकते, उसका कुछ लॉजिकल वे होना चाहिए, उसका कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, और वही फ्रेमवर्क को हम प्यार से कहेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। टोटल तीन टाइप के फ्रेमवर्क हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। एंड सेकंड पॉइंट, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप वैल्यू चेन एनालिसिस का कैसे यूज ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब जब भी मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बेसिस पे मुझे जो एडवांटेज मिलेगा उसको मैं कहूंगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का यूज करके मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस होगी। टोटल तीन चीजें डिस्कस होगी, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो ये ब्रॉडली हमारा चैप्टर का कवरेज होगा। एंड में एक छोटा सा फालतू कॉन्सेप्ट रहेगा, विजन किसको बोलते हैं, मिशन किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं। तो ये चैप्टर का कवरेज हमने डिस्कस किया। अभी फटाफट ये डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होता था। वो जानने के बाद अपने आप हमें पता चलेगा कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता था ट्रेडिशनली उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। ध्यान से देखना, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक ही चीज के ऊपर फोकस था कि अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो प्रॉफिट इंक्रीज करने का एक ही रास्ता है, आप अपना खर्चा कम करो। जितना ज्यादा आपने फोकस किया खर्चा कम करने के ऊपर, आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक का बिजनेस मैं ट्रेडिशनली कर रहा होता तो मेरी सोच ये होती, मेरी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ये होती कि अगर बुक 100 रुपए में प्रिंट हो सकती है तो 110 रुपए देके मुझे बुक का प्रिंटिंग नहीं करना। अगर बुक 110 रुपए में प्रिपेयर हो सकती है तो 120 रुपए देके मुझे बुक का प्रिंटिंग नहीं करना, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर फोकस था कि कम से कम खर्चा करके मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाना चाहिए। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की सोच थी। उसके लिए चाहे पेज की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे बाइंडिंग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही टारगेट है, कम से कम खर्चा करके प्रोडक्ट रेडी हो जाना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होता था, कम से कम खर्चा करो, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा।
ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में इतना सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या होगी वो समझ में आ जाएगा। फटाफट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट टर्म आउटलुक, काफी ज्यादा छोटी सोच। लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे कि क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर दूसरी बार प्रोडक्ट लेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फ्यूचर में मुझे बिजनेस देगा, वो सब चीज ये नहीं सोचता, काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म सोच। पॉइंट नंबर 2, एक्सेसिव कॉस्ट रिडक्शन में इम्पैक्ट क्वालिटी एंड लीड्स टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस किया तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, डेफिनेटली कस्टमर तो डिससेटिस्फाइड होगा। पॉइंट नंबर 3, लोअर क्वालिटी में ड्राइव अवे कस्टमर, इट रिजल्ट्स इन लोअर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर अगर डिससेटिस्फाइड होगा तो फ्यूचर में मुझे बिजनेस नहीं देगा, यानी कि मेरी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। इट इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर लाइक कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ। मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मैं नहीं देखूंगा, कॉम्पिटिटर अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो भी वो मैं इग्नोर करूंगा, मैं सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स देखूंगा कि आज की तारीख पे मुझे मेरा खर्चा कम करना है, यानी कि इट इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, कोई चीज होने के बाद अपना रिएक्शन देगा, प्रोएक्टिव होके कोई भी चीज नहीं सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मशीन पूरा बंद हो जाएगा, उसके बाद मशीन के रिपेयर के ऊपर खर्चा करेगा, कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मशीन का मेंटेनेंस अगर मैं रेगुलरली करता हूं तो मशीन अच्छी वर्किंग कंडीशन में होगा, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा लगता है और मुझे खर्चा तो करना है नहीं क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करना है। यानी कि ये रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। Limited focus on reviewing existing process and activities. And last point, it relies only on accounting data which does not capture dynamics of marketing and economics. सिर्फ अकाउंटिंग डेटा को देख के डिसीजन लेगा कि लास्ट ईयर 100 रुपए का खर्चा हुआ था तो करंट ईयर में मुझे 90 रुपीज का एक्सपेंस करना है। सिर्फ अकाउंटिंग डेटा देखेगा, सिर्फ नंबर्स को देख के डिसीजन लेगा, बाकी कोई भी चीज को इग्नोर कर देगा। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर एक केस स्टडी पूछी थी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। वो केस स्टडी में से एग्जांपल्स उठा के मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये एग्जांपल्स देखने के बाद आपको केस स्टडी सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। अभी के लिए ये लिमिटेशंस को फटाफट याद रखने की ट्राई करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट टर्म आउटलुक, इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कस्टमर मेरा डिससेटिस्फाइड होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा तो मेरा सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगा। तो 3 पॉइंट कौन कौन से? शॉर्ट टर्म आउटलुक है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, एंड कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा तो मेरा सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगा। उसके बाद वो अकाउंटिंग डेटा को ही देखता है, बाकी सारी चीज इग्नोर करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इग्नोर करता है, सिर्फ अकाउंटिंग डेटा देखेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करेगा, अगर कोई चीज हुई तो उसके ऊपर रिएक्शन देगा। इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। तो 6 पॉइंट हुए। शॉर्ट टर्म आउटलुक है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। वापस से शॉर्ट टर्म आउटलुक है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। सिर्फ अकाउंटिंग डेटा देखेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करेगा, कोई चीज हुई तो उसके ऊपर रिएक्शन देगा, यानी कि रिएक्टिव अप्रोच है। तो ब्रॉडली सारे पॉइंट्स हमने याद रख लिए। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। याद रखना, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक केस स्टडी भी पूछी है, केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर, एंड डेफिनेटली वो केस स्टडी हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि आज के जमाने में अगर आपको बिजनेस करना है तो ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेज कर रहे थे वैसे ही कॉस्ट मैनेज करेंगे तो बिजनेस नहीं हो सकता। सिर्फ खर्चा कम करने के बारे में सोचेंगे तो बिजनेस नहीं हो सकता। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया तो बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता आज के जमाने में। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है फटाफट देखते हैं। तो ट्रेडिशनली सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस था। अगर आज के जमाने में बिजनेस करना है तो कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ वैल्यू इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस करना होगा। डेफिनेटली मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरी बुक की कॉस्ट मैं कम कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे साथ साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि बुक की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, बुक में मुझे वैल्यू इंप्रूवमेंट भी कुछ देना है। ट्रेडिशनली सिर्फ इंटरनल फोकस था, पर आज के जमाने में बिजनेस करना है तो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फोकस रखना होगा। ट्रेडिशनली शॉर्ट टर्म अप्रोच था, आज के जमाने में आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना होगा। ट्रेडिशनली रिस्क एवर्स था, आज के जमाने में रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी भी लेनी पड़ी तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोल रहा है वो आपको लेनी चाहिए। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में एक ही चीज के ऊपर फोकस कि मैं कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कोई भी खर्चा नहीं करना। पर आज के जमाने में अगर आपको बिजनेस करना है तो रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी होगी। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का डिफरेंस कंप्लीट हुआ।
अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आखिर किया क्या जाएगा। हमने ये तो देख लिया कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर एग्जैक्टली हम क्या सोचते थे। अभी हम ये देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, वो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हम प्यार से कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी ये तीनों कंपोनेंट का वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस का डिटेल में डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस क्या होता है। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। ध्यान से देखना, वैल्यू चेन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि वैल्यू चेन क्या होता है। तो वैल्यू चेन के मीनिंग को मैं अगर एक लाइन में समराइज करने की ट्राई करूं तो मैं बोल सकता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, वो सारी एक्टिविटीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, वो सारी एक्टिविटीज की एक चेन बनाना, वो चेन को हम क्या से कहेंगे वैल्यू चेन। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसको हम लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ये पेन का रॉ मटेरियल मुझे लगेगा, तो सप्लायर को मैं रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करूंगा, सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा। जैसे ही रॉ मटेरियल मुझे मिलेगा मैं वेयर हाउस में स्टोर करूंगा, उसके बाद रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद वो फिनिश गुड्स का मैं स्टोरेज करूंगा एंड अल्टीमेटली ये गुड्स मैं कस्टमर को डिलीवर करूंगा। तो मैंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में मैंने अरेंज किया। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, उसकी एक चेन बनाएंगे, तो वो चेन को हम प्यार से कहेंगे वैल्यू चेन। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, ये जो भी वैल्यू चेन हमने अभी डिस्कस की उसका एनालिसिस करना, उसको हम कहेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। सवाल ये आता है कि सबसे पहले वैल्यू चेन बनाना जरूरी क्यों है एंड वैल्यू चेन बनाने के बाद उसका एनालिसिस करना जरूरी क्यों है। उसका सिंपल रीजन है, आइडिया इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड अलोकेट मोर रिसोर्सेज टू वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। मेरा आइडिया क्या है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को रिमूव करना है एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज के अंदर मुझे ज्यादा रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं। सवाल ये आता है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज क्या होती है एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज क्या होती है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अगर आपके पास ये मटेरियल है तो पेज नंबर 74 के अंदर इसका डिटेल में डिस्कशन हुआ है। मैंने पेज नंबर 74 ओपन करके रखा है, ध्यान से देखना। अभी के लिए बेसिक डिस्कशन करते हैं। वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इन अदर वर्ड्स, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो मैं अगर परफॉर्म करता हूं तो कस्टमर वो प्रोडक्ट की मुझे ज्यादा वैल्यू देगा एंड अगर वो मैं परफॉर्म नहीं करता तो कस्टमर मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो अगर रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी एंड कस्टमर मुझे उसके ज्यादा पैसे भी देगा। इसका मतलब प्रोसेसिंग की एक्टिविटी, रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो प्रोसेसिंग की एक्टिविटी कैसी है, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करूं या ना करूं कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन टाइम। अभी ये पेन का मैं इंस्पेक्शन करूं या तो ना करूं कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पेन की वैल्यू 500 रुपए है तो अगर कस्टमर पहले 500 रुपए दे रहा था तो बाद में भी 500 रुपए दे रहा है। इंस्पेक्शन करने से ये प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टोरेज टाइम। अब ये पेन का मैं स्टोरेज करूं या तो ना करूं कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कस्टमर को ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने ये पेन का स्टोरेज किया, आप उसकी ज्यादा वैल्यू दो। तो इन अदर सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्रीज होगा, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू चेन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड वैल्यू चेन बनाने के बाद उसका एनालिसिस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने देखा कि हमें नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कितनी है वो आइडेंटिफाई करनी है ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कितनी है वो आइडेंटिफाई करनी है ताकि मैं इसके अंदर मोर रिसोर्सेज अलोकेट कर सकूं। तो वैल्यू चेन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, वैल्यू चेन एनालिसिस हमने डिस्कस किया एंड वैल्यू चेन एनालिसिस करना क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया। अभी एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना। वैल्यू चेन का मतलब हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी उसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, उसकी एक चेन बनाना, उसको हम कहेंगे वैल्यू चेन। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर सारी एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा प्राइमरी एक्टिविटीज एंड एक होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज। ध्यान से सुनना,
प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जिसका यूज होगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। ये सेकेंडरी एक्टिविटी को मैं प्यार से बोल सकता हूँ सपोर्ट एक्टिविटी। इसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर टोटल 5 टाइप की एक्टिविटी आएगी। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। वन बाय वन सबसे पहले सबका ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा, वो मैं वेयरहाउस में स्टोर करूंगा। एंड वेयरहाउस में स्टोर करने के बाद वो फैक्ट्री के अंदर मैं रॉ मटेरियल डिलीवर करूंगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हुई उसको मैं कहूंगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री के अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे आएगी, ऑपरेशंस में। एक बार फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होगा उसके बाद वो फिनिश गुड्स में वेयरहाउस में स्टोर करूंगा। एंड वेयरहाउस में स्टोर करने के बाद मैं अल्टीमेटली कस्टमर को डिलीवर करूंगा। तो ये जो फिनिश गुड्स का मूवमेंट, ये सारी एक्टिविटीज हुई, उसको मैं प्यार से कहूंगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब कि प्रोडक्ट के मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उसके लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा उसको मैं कहूंगा मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये सबका ओवरव्यू हमने देखा। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ध्यान से देखना। रॉ मटेरियल हैंडलिंग एंड वेयरहाउसिंग। रिसीविंग रॉ मटेरियल, ये जो सप्लायर के पास है रॉ मटेरियल रिसीव हुआ वो। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे हमने जो रॉ मटेरियल स्टोर किया वो। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये इनपुट को हमने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये सारी एक्टिविटीज को हम प्यार से क्या कहेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इन सिंपल वर्ड्स, रॉ मटेरियल की जितनी भी मूवमेंट होगी उसको हम प्यार से कहेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसको हम प्यार से कहेंगे ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो ऑपरेशन का पार्ट बनेगी। मशीनिंग होगा, पैकेजिंग होगा। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद उसके पैकेजिंग के लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा वो भी ऑपरेशन का पार्ट होगा। टेस्टिंग मतलब फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होने के बाद अगर मैं कोई टेस्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो वो भी ऑपरेशन का पार्ट होगा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये भी ऑपरेशन का पार्ट होगा। अभी हम देखते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो कलेक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू एंड कंज्यूमर। ये हमने कलेक्ट किया, ये हमने स्टोरेज किया एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर किया। ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फिनिश गुड्स की जितनी भी मूवमेंट होगी वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट बनेगी। एडिशनली एक चीज का ध्यान रखना, डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन, ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग, ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग मतलब कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा, उसके बाद मैं जितना भी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ उसको डिलीवर करने के लिए, वो भी इसका ही पार्ट है। एंड शेड्यूलिंग मतलब कि कौन से कस्टमर को मुझे पहले डिलीवर करना है, कौन से कस्टमर को बाद में डिलीवर करना है, ये ऑर्डर का मैं शेड्यूलिंग करता हूँ, ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग का सिंपल मतलब हुआ कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, इसके लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा वो मार्केटिंग एंड सेल्स का पार्ट बनेगी। मीन्स बाय विच कस्टमर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंदर एडिशनल क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना। एडवर्टीजमेंट तो जरूर आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुझे कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने हैं, रेलवे से करने हैं या तो एयर से करने हैं या तो बाय रोड करने हैं, वो चैनल का सिलेक्शन करने के लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा वो सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आएगी। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आएगी। प्राइसिंग पॉलिसी, मेरे प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, वो प्राइस फाइनलाइज करने के लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा वो सारी एक्टिविटीज भी मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आएगी। तो आउटबाउंड एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिर्फ सिलेक्शन करूंगा कि मेरी कंपनी के अंदर आज के बाद जितने भी ऑर्डर्स जाएंगे वो कहाँ से जाने चाहिए, बाय रोड जाने चाहिए या तो बाय एयर जाने चाहिए, वो सिलेक्शन करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, वो मार्केटिंग एंड सेल्स का पार्ट बनेगी। पर एक बार सिलेक्ट करने के बाद जब मैं एक्चुअल डिलीवरी करूंगा, डिलीवरी व्हीकल का ऑपरेशन, वो सारी एक्टिविटीज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगी। फिनिश गुड्स की एक्चुअल मूवमेंट जो भी होगी ना वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने के बाद अगर कोई आफ्टर सेल सर्विस में प्रोवाइड करता हूं तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आएगी। तो वापस से एक बार, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर टोटल 5 टाइप की एक्टिविटी आती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि रॉ मटेरियल की मूवमेंट, ऑपरेशंस यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना,
आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि फिनिश गुड्स की मूवमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब हमने डिस्कस किया, एंड आफ्टर सेल सर्विस का मतलब भी हमने डिस्कस किया। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होगी। नेक्स्ट इज रिटेल सेक्टर के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होगी। सवाल ये आता है कि रिटेल सेक्टर की एक्टिविटीज अलग से देखना जरूरी क्यों है। तो रिटेल सेक्टर के अंदर कुछ अलग होगा, क्या अलग होगा देखते हैं। देखो, रिटेल सेक्टर के अंदर कभी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की एक्टिविटी नहीं होगी। रिटेल सेक्टर के अंदर तो क्या होगा, मैं कहीं से होलसेल में परचेस करूंगा एंड रिटेल में कंज्यूमर्स को डिलीवर करूंगा। इसके अंदर मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो सवाल आता है कि ऑपरेशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स को मैं कभी भी वेयरहाउस में स्टोर नहीं करता, इन कंज्यूमर को डिलीवर नहीं करता। रिटेल सेक्टर के अंदर तो क्या होगा, कंज्यूमर मेरे पास आएगा, मेरे स्टोर पे आएगा एंड गुड्स लेके जाएगा। तो इसके अंदर मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करूं, तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए रिटेल सेक्टर की प्राइमरी एक्टिविटीज अलग से देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स दोनों के अंदर सेम होगा। रिटेल सेक्टर के अंदर क्या होगा, ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स लोकेशन टू रिटेल स्टोर। मेरा जो सप्लायर है वहां से उसके घर से लेके मेरे रिटेल स्टोर में फिनिश गुड्स रखने की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसको मैं कहूंगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर तीन चीज आएगी, रनिंग ऑफ द स्टोर, प्लानिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड लेआउट ऑफ द स्टोर। हमारे स्टोर का लेआउट कैसे होगा, हमारा स्टोर दिखेगा कैसा, कौन से प्रोडक्ट की कितने इन्वेंट्री रखनी है उसका प्लानिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज ऑपरेशन का पार्ट बनेगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन में क्या था, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो ऑपरेशन का पार्ट बनेगी। पर रिटेल सेक्टर के अंदर ऑपरेशन के अंदर तीन चीज आती है, स्टोर को रन करना, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री लेवल का प्लानिंग करना एंड लेआउट ऑफ द स्टोर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि अगर आपने स्टोर रेंट पे ना लेके खुद का स्टोर लिया है, घर का परचेस कर लिया है, तो ये तीनों पॉइंट मैनेज करने में आपको आसानी होगी। वो तो डेफिनेटली स्टोर अगर घर का है तो ये तीनों चीजें मैनेज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे क्या था, फिनिश गुड्स की मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट बनेगी। यहाँ पे दो चीज आएगी, कस्टमर वेटिंग टाइम एंड कस्टमर चेकआउट एक्टिविटी। फिनिश गुड्स कस्टमर ने परचेस कर लिए, कस्टमर मेरे स्टोर पे आया है कोई भी चीज परचेस करने के लिए, तो चीज परचेस करने के बाद चेकआउट करने में उसको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ रही है, वो सारी एक्टिविटीज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट बनेगी। तो दोनों के अंदर आउटबाउंड में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर है। मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों के अंदर सेम होगा एंड आफ्टर सेल सर्विस भी दोनों के अंदर सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर सेल सर्विस में मेनली कंसर्न विथ मैनेजिंग रिटर्न्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं आई, वो मुझे रिटर्न कर रहा है, तो उसको मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, सेल्स करने के बाद मैं उसको आफ्टर सेल सर्विस कैसे दे रहा हूँ, वो सारी एक्टिविटीज आफ्टर सेल सर्विस में आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज कैसे होगी वो हमने डिस्कस किया। रिटेल सेक्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज कैसे होगी वो हमने डिस्कस किया। ध्यान से देखना, ये दोनों प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हमने देखा विद इन कंपनी क्या होगा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री वैल्यू चेन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट एक बार देख लेते हैं, एकदम छोटा सा पॉइंट। तो इंडस्ट्री के अंदर मैं इवेल्युएट करने जाऊं तो सबसे पहले सप्लायर होगा, सप्लायर मुझे डिलीवर करेगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूं, फिर बायर को देता हूं, फिर अल्टीमेटली बायर उसको रिसाइकल करेगा या तो डिस्पोज करेगा। तो पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखने जाए तो सबसे पहले सप्लायर से स्टार्ट होगी, फिर मुझे डिलीवर करेगा, मैं प्रोडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, वो बायर को देगा, अल्टीमेटली रिसाइकल या तो डिस्पोज होगा। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वैल्यू चेन। विद इन दी कंपनी वैल्यू चेन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सेक्टर के अंदर क्या होगा एंड पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन इवेल्युएट करनी होगी, तो वो कैसे होगी वो भी हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ध्यान से देखना, बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। ये केस स्टडी के अंदर भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। वैल्यू चेन क्या होता है डिस्कस किया, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्वेश्चन है वैल्यू चेन एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या है, फटाफट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमने डिस्कस किया, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एंड उसको एलिमिनेट कर सकता हूं, एंड जो भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी होगी उसके अंदर मैं ज्यादा रिसोर्सेज का अलोकेशन कर सकता हूं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस करूंगा तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करके मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करके मैं उसके अंदर मोर रिसोर्सेज अलोकेट कर सकता हूँ। बेनिफिट नंबर 2, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। मैं वैल्यू चेन एनालिसिस करूंगा तो कुछ डिसीजन लेने में वो मुझे हेल्प करेगा। डिसीजन लेने में हेल्प कैसे करेगा, टोटल 5 एग्जांपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। कंपनी ने अपना इनबाउंड लॉजिस्टिक्स डिटेल में एनालाइज किया तो कंपनी को पता चला कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट काफी ज्यादा है, रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए उसकी स्टोरेज कॉस्ट इनकर हो रही है वो काफी ज्यादा है।
अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कंपनी ने एनालाइज नहीं किया होता तो कंपनी को यह ध्यान में ही नहीं आता कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है। पर क्योंकि कंपनी ने वैल्यू चेन एनालिसिस किया, कंपनी को पता चला कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर उसकी स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी कंपनी कोई डिसीजन ले सकती है कि हमें जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना चाहिए। जस्ट इन टाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देखा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को देख के कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि कंपनी को जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अगर कंपनी एनालाइज करेगी तो हो सकता है कंपनी को ये ध्यान में आएगा कि कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। कस्टमर को फिनिश गुड्स डिलीवर करने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को डिटेल में एनालाइज किया है तो मुझे पता चला कि कस्टमर को फिनिश गुड्स डिलीवर करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। तो हो सकता है कंपनी ये डिसीजन ले कि मुझे किसी को आउटसोर्स करना चाहिए, या तो कंपनी को अच्छे से प्लानिंग करना होगा, इस तरह से प्लानिंग करना होगा कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ सके। तो अगर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स नहीं किया होता तो कंपनी को ये पता नहीं चलता। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। सीइंग इनएफिशिएंसी एंड मैन्युअल वर्क ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मैं सप्लायर को ऑर्डर दे रहा हूँ तो वो मैन्युअल दे रहा हूँ, कस्टमर मुझे ऑर्डर दे रहा है तो वो सब चीज़ मैं मैन्युअल मेंटेन कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं कोई ईडीआई इंप्लीमेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। तो कंपनी ने अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को डिटेल में एनालाइज नहीं किया होता तो कंपनी के ध्यान में हो सकता है कि ये चीज़ ना आती। तो कंपनी ने वैल्यू चेन एनालिसिस किया तो कंपनी डिसीजन ले सकती है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इंप्लीमेंट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर मार्केटिंग एंड सेल्स को डिटेल में एनालाइज किया तो हो सकता है कंपनी ये डिसीजन ले कि हमें वेबसाइट के थ्रू सेल करना है, फिजिकल स्टोर के थ्रू सेल नहीं करना। क्योंकि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट फिजिकल स्टोर के थ्रू सेल करना है तो मेरे जितने भी फिजिकल स्टोर होंगे वहां पे सब जगह पे मुझे इन्वेंट्री लेवल्स रखने होंगे, और सब जगह पे मैं अगर इन्वेंट्री लेवल्स रखूंगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी ब्लॉक होगी। तो फिजिकल स्टोर में एक डिसएडवांटेज ये है कि मुझे सारे स्टोर में इन्वेंट्री लेवल्स रखने होंगे। इससे अच्छा तो मैं मेरी वेबसाइट बनाता हूँ, वेबसाइट के थ्रू मैं सेल करता हूँ। तो कंपनी ने वैल्यू चेन एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे कंपनी ने डिसीजन लिया कि मुझे फिजिकल स्टोर के थ्रू नहीं बेचना, अपनी वेबसाइट से बेचना है। एग्जाम्पल नंबर 5, वैल्यू चेन एनालिसिस करके कंपनी आउटसोर्सिंग डिसीजन ले सकती है। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर कंपनी अपनी एक्टिविटीज को डिटेल में एनालाइज करेगी और उसको पता चलेगा कि ये एक्टिविटी ऐसी है जो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक्टिविटी को मुझे किसी को आउटसोर्स करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि बुक डिलीवरी में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो डिलीवरी का जो भी ऑपरेशन है वो मैं किसी को आउटसोर्स कर सकता हूँ। तो बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस हम देख रहे हैं। उसके अंदर सेकंड बेनिफिट हमने देखा कि वैल्यू चेन एनालिसिस करके कंपनी डिसीजन ले सकती है। उसके अंदर एग्जांपल 1 देखा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स देख के जस्ट इन टाइम का डिसीजन ले सकती है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कैसे होगी उसका डिसीजन ले सकती है। हमने देखा मार्केटिंग एंड सेल्स को एनालाइज करके ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सेल करना है, ये डिसीजन ले सकती है। किसी को आउटसोर्सिंग का डिसीजन ले सकती है। तो हमने ये कंप्लीट किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। बेनिफिट नंबर 1, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को मैं रिमूव कर सकता हूँ एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज के ऊपर मोर रिसोर्सेज अलोकेट कर सकता हूँ। बेनिफिट नंबर 2, कंपनी को डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अभी हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। इसके भी कुछ नुकसान है। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री के केस में वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के केस में इनबाउंड में क्या आएगा, उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल नहीं होता, उसके अंदर रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स नहीं होता, तो ऑपरेशन में क्या आएगा, उसके अंदर फिनिश गुड्स की मूवमेंट भी नहीं होती। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड होती है। तो सर्विस इंडस्ट्री के केस में वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करना डिफिकल्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ये कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट नंबर 3, ये टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है। तो ये तो आप कोई भी चीज की क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट की क्रिटिसिज्म अगर एग्जाम में पूछते हैं तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज एक्सपेंसिव है। तो ये पॉइंट तो आप सारी क्रिटिसिज्म के अंदर डाल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिडर्स ओनली फाइनेंशियल फैक्टर एंड इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेंगे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। तो हमने देखा कि वैल्यू चेन क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज डिटेल में डिस्कस की। फिर हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या है एंड वैल्यू चेन एनालिसिस की क्रिटिसिज्म क्या क्या है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू शॉप मॉडल। हमने अभी डिस्कस किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस को सर्विस सेक्टर के अंदर अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर वैल्यू शॉप मॉडल का यूज होता है, जिसको बोलते हैं सर्विस वैल्यू चेन। ये वैल्यू शॉप मॉडल कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ब्रॉडली वैल्यू शॉप मॉडल को सर्विस सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है।
ध्यान से देखना, वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखा, सारी एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया, सारी एक्टिविटीज की एक चेन बनाने की ट्राई की। ये चीज हम वैल्यू चेन एनालिसिस में करते हैं। पर वैल्यू शॉप मॉडल के अंदर क्या होगा, एक्टिविटीज को मैं लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज नहीं करूंगा, मुझे वो फालतू चीज नहीं करनी। वैल्यू शॉप मॉडल बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है। स्टेप नंबर 1, वैल्यू शॉप मॉडल के अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होगा, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहले वो बोल रहा है कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, या तो सर्विस सेक्टर को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। वैल्यू शॉप मॉडल बोल रहा है सबसे पहले स्टार्टिंग होगा, आपको प्रॉब्लम क्या है वो आप आइडेंटिफाई करो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप अप्रोच डेवलप करो कि ये प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, चूजिंग अमंग द सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 में हो सकता है कि आपने 4-5 सॉल्यूशन निकाले हैं कि ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरे पास टोटल 4 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 3 में चूजिंग अमंग द बेस्ट सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 4 एग्जीक्यूशन करेंगे एंड पॉइंट नंबर 5 जो हमने एग्जीक्यूट किया उसका कंट्रोल करेंगे और उसका इवेल्युएशन करेंगे कि जो एग्जीक्यूशन किया वो बराबर किया या तो नहीं किया। तो वैल्यू शॉप मॉडल ब्रॉडली अप्लाई होगा सर्विस इंडस्ट्री के केस में। इसके अंदर क्या होगा, इट मोबिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेज लाइक पीपल, नॉलेज एंड मनी। पैसे की हेल्प लेंगे, कुछ नॉलेज की हेल्प लेंगे एंड लोगों की हेल्प लेंगे, और ये 3 चीज की हेल्प लेंगे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई करेंगे। इट मोबिलाइजेस वेरियस रिसोर्सेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करो, फिर ये 3 रिसोर्सेज की हेल्प लेके वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई करो। इट रिपीट्स जेनरिक सेट ऑफ एक्टिविटीज अंटिल अ कंक्लूजन इज रीच। ये 5 एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जब तक कोई कंक्लूजन नहीं मिल सकता, इसको हम बोलेंगे वैल्यू शॉप मॉडल। तो सर्विस इंडस्ट्री के केस में वैल्यू शॉप मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, वो प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई करनी है कुछ रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे कि पैसे, जैसे कि नॉलेज, जैसे कि लोग। तो यहाँ पे वैल्यू शॉप मॉडल का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा कि वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर सारी एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक होगा प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज। हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर 5 टाइप की एक्टिविटी आती है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विस। अभी हम देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। देखो ये सारी प्राइमरी एक्टिविटी हमने डिस्कस की, ये सारी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही है वो एक्टिविटी को मैं प्यार से कहूंगा सेकेंडरी एक्टिविटी। तो अभी हम ये देखेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। तो टोटल 4 टाइप की एक्टिविटी आएगी, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी मेमोरी टेक्निक है। एचआर टेक्नोलॉजी प्रो थी इसलिए फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये एचआर टेक्नोलॉजी प्रो थी इसलिए फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो देखो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हमने जितनी भी एक्टिविटीज देखी वो अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वो लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय, इसके लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी बनेगी अंडर द हेडिंग ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने जितनी भी एक्टिविटीज डिस्कस की वो अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छी ईआरपी सिस्टम होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट प्राइमरी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी बनेगी अंडर द हेडिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। थर्ड इज प्रोक्योरमेंट। देखो आपको कंपनी के अंदर कोई ना कोई चीज परचेस करनी होगी, रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, कोई ना कोई इक्विपमेंट परचेस करने होंगे। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ परचेसिंग रॉ मटेरियल, परचेजिंग मशीन्स या तो परचेजिंग सप्लाईज विच इज रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज परचेस करनी होगी, रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, कोई मशीन परचेस करना होगा, कोई सप्लाईज परचेस करने होंगे। ध्यान से देखना, रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेस होगा, परचेस करने के बाद सप्लायर वो रॉ मटेरियल वेयरहाउस में डिलीवर करेगा। तो कोई अगर आपसे ये पूछता है कि आपकी जिंदगी में प्राइमरी एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होगी या तो सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। एक बार प्रोक्योरमेंट करने के बाद सप्लायर वो रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा। तो सप्लायर जो रॉ मटेरियल डिलीवर करता है ये मैं मानता हूँ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, पर मैं सप्लायर को जो ऑर्डर प्लेस करूंगा, सप्लायर को मैं पेमेंट करूंगा, वो सारी एक्टिविटी किस में आएगी, प्रोक्योरमेंट के अंदर आएगी। तो सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, सेकेंडरी के अंदर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगा,
प्रोक्योरमेंट एक बार कंप्लीट होगा उसके बाद सप्लायर रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा एंड उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो हमने सेकेंडरी के अंदर अभी तक 3 देखा। ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी एक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो भी मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी है। एंड लास्ट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइमरी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम कहेंगे फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जनरल मैनेजमेंट। तो ये सब चीज ऐसी हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है, पर प्राइमरी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको ये सब चीज लगती है। अकाउंटिंग अच्छे से करना होगा, फाइनेंस अच्छे से मैनेज करना होगा, जनरल मैनेजमेंट कंपनी का करना होगा अगर प्राइमरी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करना है तो बॉटम लाइन ये है कि आपकी कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो सारी एक्टिविटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू चेन का मतलब क्या हुआ। आपकी कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो सारी एक्टिविटीज को मैं लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करता हूँ, मैं इसकी चेन बनाने की ट्राई करता हूँ तो उसको मैं कहूँगा वैल्यू चेन। सारी एक्टिविटीज को मैं टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक होगा प्राइमरी एक्टिविटीज, एक होगा सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। एंड प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि ब्रॉडली वो एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंड फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर करने के लिए लगती है। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, वैल्यूज ऑफ मॉडल क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या होगा एंड रिटेल सेक्टर के लिए क्या होगा, बेनिफिट्स देखे एंड क्रिटिसिज्म हमने देखा। चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। जो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखा जाएगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमने वैल्यू चेन एनालिसिस का डिस्कशन किया। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी एंड एक बार वैल्यू चेन एनालिसिस आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट का डिसीजन लेने के लिए भी आपको कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल 2 जगह पे आपको डेटा चाहिए। वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए डेटा चाहिए एंड वैल्यू चेन एनालिसिस करने के बाद आपको इंप्रूवमेंट कहाँ पे करना है और कैसा इंप्रूवमेंट करना है उसके लिए भी कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप ऐसे ही हवा में अरेंज नहीं कर सकते, उसका कुछ लॉजिकल वे होना चाहिए, उसका कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट फ्रेमवर्क हम देखते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको प्यार से कहा जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जब भी आपको कोई इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है तो वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको टोटल 5 फैक्टर के बारे में सोचना होगा। ये 5 फैक्टर के बारे में सोचने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आपको वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस पेन का बिजनेस करना है, ये पेन का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री में जाने से पहले मुझे ये 5 फैक्टर के बारे में सोचना होगा। ये 5 फैक्टर के बारे में सोचने के बाद अगर मुझे ठीक लगता है तो ही मुझे ये पेन का बिजनेस करना चाहिए। कौन कौन से 5 फैक्टर? ये इंडस्ट्री के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कितना है। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा है तो इंडस्ट्री में जाने से पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा। ये इंडस्ट्री के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कितना है। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होगा तो भी मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले ज़्यादा सोचना होगा। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, ये पेन का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। अगर ये पेन का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है तो भी ये इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे ज़्यादा सोचना होगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसिस, ये इंडस्ट्री के अंदर न्यू एंट्रेंसिस आने के थ्रेट कितने हैं। अगर वो थ्रेट ज़्यादा है तो भी ये इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे ज़्यादा सोचना होगा। एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, ये इंडस्ट्री के अंदर इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है। अगर इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है तो वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा। अभी 1 बाय 1 सबका डिस्कशन करते हैं। तो सबके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के अंदर जो भी एग्जांपल्स है वो एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि वो इंडस्ट्री के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कितना है। एग्जांपल्स आप एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी के लिए सबके अंदर हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो देखो, सप्लायर्स आर फ्यू, मार्केट के अंदर एक या तो 2 ही सप्लायर है, यानी कि रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मार्केट के अंदर सप्लायर्स बहुत कम है, तो उस केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होगा। एंड जब भी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होगा वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा।
बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, ये मुझे कब पता चलेगा? तो रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर्म्स वेरी लो पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 1 to 3% ऑफ टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल मैं कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूँ। अभी कस्टमर को जो टोटल कॉस्ट इनकर होगी ना, वो टोटल कॉस्ट में से ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट एकदम इनसिग्निफिकेंट है। तो कस्टमर डेफिनेटली मुझे ये बोलेगा कि अगर तू मुझे सस्ता प्रोवाइड कर सकता है तो प्रोवाइड कर, अदरवाइज मैं कहीं और से परचेस कर लूंगा। ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरी टोटल कॉस्ट का पार्ट ज्यादा नहीं है, यानी कि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। तो उस केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा है। एंड जब भी बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा होगा, वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे थोड़ा ज्यादा सोचना होगा। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये पेन का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर इजीली अवेलेबल है तो वो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे ज्यादा सोचना होगा। फॉर एग्जांपल ई बुक इंडस्ट्री इज अ थ्रेट टू पेपर इंडस्ट्री। अगर मुझे पेपर इंडस्ट्री में एंटर करना है तो उससे पहले मुझे ये सोचना होगा कि पेपर इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट क्या है, ई बुक इंडस्ट्री। तो ई बुक इंडस्ट्री सबसे बड़ा थ्रेट है पेपर इंडस्ट्री के लिए। तो पेपर इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे सोचना होगा कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा है। ये सोचने के बाद अगर मुझे ठीक लगता है तो मुझे पेपर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसीज। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं लो स्टार्टअप कॉस्ट। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो स्किल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये बिजनेस के अंदर न्यू एंट्रेंसेस होने के चांसेस ज्यादा है। एंड जब भी ये बिजनेस के अंदर न्यू एंट्रेंसेस होने का थ्रेट ज्यादा है, ये बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा ज्यादा सोचना होगा। एंड लास्ट इज इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडस्ट्री इज स्लो ग्रोइंग। आपका हाई ग्रोथ हो रहा है तो क्लियरली पता चल सकता है कि कंपटीशन इतनी ज्यादा नहीं है, पर कंपटीशन जितनी ज्यादा होगी आपका ग्रोथ उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो बिजनेस में एंटर करने से पहले मुझे सोचना होगा कि वो बिजनेस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कितना है। तो याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। उसके बाद नया प्रोडक्ट आ सकता है, नए लोग बिजनेस करने के लिए आ सकते हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, न्यू एंट्रेंसेस यानी कि नया प्रोडक्ट आ सकता है, नए लोग आ सकते हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको ये 5 फैक्टर के बारे में सोचना होगा। ये 5 फैक्टर के बारे में सोचने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो ही आपको वो प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहिए। अभी एग्जांपल्स आप डिटेल में देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो एग्जांपल्स पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट किया। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेगमेंटेशन एनालिसिस, ध्यान से देखना। उसके बाद देखेंगे कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस मुझे ये सिखाएगा कि कौन से सेगमेंट में मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री फाइनलाइज करूंगा। कौन सी इंडस्ट्री में मुझे बिजनेस करना है ये मैं फाइनलाइज कैसे करूंगा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस करके, जिसको बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस करके मैंने ये तो फाइनलाइज कर लिया कि मुझे ये इंडस्ट्री में बिजनेस करना है। सेगमेंटेशन एनालिसिस मुझे सिखाएगा कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कौन से सेगमेंट में आपको बिजनेस करना है। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना है, ये मैंने फाइनलाइज कर लिया। कैसे फाइनलाइज किया, पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस का यूज करके मैंने ये फाइनलाइज कर लिया कि मुझे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में बिजनेस करना है। अभी मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर कौन से सेगमेंट में बिजनेस करूं, टायर का बिजनेस करूं, ग्लास का बिजनेस करूं, टायर का मैन्युफैक्चरिंग करूं, ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करूं, टायर का ट्रेडिंग करूं, ग्लास का ट्रेडिंग करूं, वो सब चीज मुझे कौन सिखाएगा, सेगमेंटेशन एनालिसिस। टोटल 5 स्टेप में फॉलो करूंगा। 5 स्टेप फॉलो करने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कौन से सेगमेंट में मुझे बिजनेस करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगराइज विद इन इंडस्ट्री। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट बन कैसे सकते हैं। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, इट कैन बी बेस्ड ऑन जियोग्राफी, इट कैन बी बेस्ड ऑन कस्टमर। प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, जियोग्राफी वाइज सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, कस्टमर वाइज सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। हमारे एग्जाम्पल में हमने प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट किए। फॉर एग्जाम्पल एरिया वाइज भी सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ कि इंडिया का सेगमेंट लेना है, या तो यूएस का सेगमेंट लेना है, या तो ईस्ट जोन का सेगमेंट लेना है, या तो वेस्ट जोन का सेगमेंट लेना है। कस्टमर वाइज भी मैं सेगमेंट क्रिएट कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मुझे होलसेल में जाना है या तो रिटेल में जाना है, होलसेलर इंडस्ट्री में जाना है या तो रिटेलर इंडस्ट्री में जाना है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगा कि ये इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट बन कैसे सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंट मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। तो मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कि प्रोडक्ट एक्स में मुझे होलसेलर बनना चाहिए या तो रिटेलर बनना चाहिए, प्रोडक्ट एक्स में होलसेलर बनूं या तो रिटेलर बनूं,
प्रोडक्ट वाई में होलसेलर बनूं या तो रिटेलर बनूं, तो ये मैंने क्या किया, एक सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया। सेगमेंट मैट्रिक्स कैसे बनाया, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाइज सेगमेंट बनाया। हो सकता है एरिया वाइज बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ। तो प्रोडक्ट एक्स में मुझे नॉर्थ का बिजनेस करना चाहिए, प्रोडक्ट एक्स में मुझे साउथ का बिजनेस करना चाहिए, या तो प्रोडक्ट एक्स में मुझे नॉर्थ एंड साउथ दोनों का बिजनेस करना चाहिए, प्रोडक्ट वाई में मुझे नॉर्थ का बिजनेस करना चाहिए, प्रोडक्ट वाई के अंदर मुझे साउथ का बिजनेस करना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया। स्टेप 1 में मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट बन कैसे सकते हैं, आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 2 में मैंने सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया। फॉर एग्जांपल इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाइज, यानी कि होलसेलर एंड रिटेलर। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज एंड जियोग्राफिकल वाइज, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ। तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 क्लियर है। अभी हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। एनालाइज सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस प्लस इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग सेगमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। सेगमेंट मैट्रिक्स बनाने के बाद मैं ये देखूंगा कि कौन सा सेगमेंट मेरे लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड कौन सा सेगमेंट मेरे लिए कम अट्रैक्टिव है। तो सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस देखूंगा एंड एडिशनली दो सेगमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है वो भी देखूंगा। फॉर एग्जांपल होलसेलर का बिजनेस करता हूँ या तो रिटेलर का बिजनेस करता हूँ, ये दोनों सेगमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, इंडिया का बिजनेस या तो यूएस का बिजनेस, एरिया वाइज में सेगमेंट क्रिएट करता हूं, तो दोनों बिजनेस में इंटर रिलेशनशिप क्या है वो भी मैं कहां पे कंसीडर करूंगा, स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 4 मेरा होगा आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट। की सक्सेस फैक्टर का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, यानी कि ये सेगमेंट में मुझे सक्सेसफुल बनना होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर मुझे सोचना होगा। सेगमेंट वाइज मेरा की सक्सेस फैक्टर अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये सोचूंगा कि रिटेलर में जाना है या तो होलसेल में जाना है। अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि रिटेलर में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किसके ऊपर फोकस करना होगा एंड होलसेल बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे किसके ऊपर फोकस करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा कंक्लूजन ये आ सकता है कि रिटेल बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए मुझे टाइम पे डिलीवरी देनी होगी। हो सकता है होलसेल बिजनेस में टाइम पे डिलीवरी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना रिटेल सेक्टर में करता है। तो स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करूंगा, कौन से सेगमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए मेरा की सक्सेस फैक्टर क्या है। ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद एंड में एक स्टेप रहेगा एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट। मुझे सिंगल सेगमेंट के अंदर एंटर करना है या तो मल्टीपल सेगमेंट में एंटर करना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हमने डिस्कस किया। स्टेप नंबर 1 था आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल, उसके बाद हमने सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद कौन सा सेगमेंट अट्रैक्टिव है वो देखा एंड दो सेगमेंट एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है वो देखा। कौन से सेगमेंट में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें कौन से सक्सेस फैक्टर के ऊपर फोकस करना होगा वो देखा एंड अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि सिंगल सेगमेंट में जाना है या तो मल्टीपल सेगमेंट में जाना है। तो सेगमेंटेशन एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस समझने से पहले ये समझते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है। तो कोर कॉम्पिटेंसी का मीनिंग हम सबको पता है, ऐसी कौन सी चीज जो सिर्फ आपके पास है किसी और के पास नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बाकी सबसे डिफरेंशिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल गूगल का एल्गोरिदम गूगल का कोर कॉम्पिटेंस हुआ, सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ कोका कोला वो कोका कोला का कोर कॉम्पिटेंस हुआ, डोमिनोज की 30 मिनट्स के अंदर पिज्जा डिलीवर करने की स्पीड वो डोमिनोज का कोर कॉम्पिटेंस हुआ, वो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ डोमिनोज के पास है, यानी कि वो चीज डोमिनोज को बाकी सबसे डिफरेंशिएट करती है। तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब हमने डिस्कस किया। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोर कॉम्पिटेंस दो चीज से आता है। पहली चीज आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास कोर कॉम्पिटेंस नहीं आ सकता। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, टेंजिबल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज। एंड सिर्फ रिसोर्सेज होने से कोर कॉम्पिटेंस नहीं आता, रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अगर रिसोर्सेज भी है एंड रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है वो भी पता है तो आप कोर कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकते हैं। तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब हमने डिस्कस किया, कोर कॉम्पिटेंस आपको मिल कैसे सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। हमने जो कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में डिस्कस किया उसका एनालिसिस करना है, ध्यान से देखना। टोटल 4 स्टेप के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी का एनालिसिस होगा। स्टेप नंबर 1 चेक वैलिडिटी ऑफ करंट बिजनेस कोर कॉम्पिटेंस। आपका जो एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंस है, जो आपको पता है कि आपका कोर कॉम्पिटेंस है, वो कोर कॉम्पिटेंस रेगुलर इंटरवल पे आपको वैलिडेट करता रहना होगा कि आज की तारीख पे वो कोर कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है या तो नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोर कॉम्पिटेंस आज की तारीख पे आउटडेटेड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया ने अपना कोर कॉम्पिटेंस वैलिडेट नहीं किया था, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। बजाज ऑटो ने अपना कोर कॉम्पिटेंस वैलिडेट नहीं किया था, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ऑफलाइन में से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है,
तो काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसका ऑफलाइन टीचिंग के अंदर कोर कॉम्पिटेंस है। तो वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये देखना होगा कि अभी ऑफलाइन में से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है तो उसका जो कोर कॉम्पिटेंस है वो आज की तारीख पे वैलिडेट कर रहा है या तो नहीं कर रहा, वो आज की तारीख पे एग्जिस्ट कर रहा है या तो नहीं कर रहा, वो लोगों को कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करना होगा। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस के अंदर स्टेप नंबर 1 है, आपको ये चेक करता रहना होगा कि आपका कोर कॉम्पिटेंस आज की तारीख पे वैलिड कर रहा है या तो नहीं कर रहा। अगर आपका कोर कॉम्पिटेंस आज की तारीख पे वैलिड कर रहा है तो बाकी के स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है कि आपका कोर कॉम्पिटेंस आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो का एग्जिस्टिंग बिजनेस है फूड डिलीवरी, तो उबर ने अपना कोर कॉम्पिटेंस यूज किया उबर ईट स्टार्ट करने में। तो उबर ने क्या किया, उसका एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंस था, सबसे पहले वो वैलिडेट किया कि आज की तारीख पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोर कॉम्पिटेंस को मैं अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। उबर ने देखा कि अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस है फूड डिलीवरी का, तो मैं मेरा कोर कॉम्पिटेंस अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ये लिखा है पॉइंट नंबर 2 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा है आप अपना कोर कॉम्पिटेंस कोई नए बिजनेस के अंदर यूज करो। पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा है कि आप अपना कोर कॉम्पिटेंस कोई अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस में यूज करो। एंड पॉइंट नंबर 4 के अंदर लिखा है आप अपना कोर कॉम्पिटेंस कोई नए बिजनेस के अंदर यूज करो। एंड पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा है रिकॉन्फ़िगर वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। When value chain of the company is better than that of the competitor, company should continuously reconfigure existing value chain। कंपनी को पता है कि उसका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, तो अभी कोर कॉम्पिटेंस को लेके बैठ नहीं जाना। कंपनी को कंटिन्यूअसली ये ट्राई करनी है कि मैं कोर कॉम्पिटेंस को इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं रिकॉन्फ़िगर कैसे कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी मेरा परफॉर्मेंस मैच कर देंगे और हो सकता है कि वो मुझे बीट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा है कि कोर कॉम्पिटेंस को रेगुलर इंटरवल पे आपको रिकॉन्फ़िगर करता रहना होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोर कॉम्पिटेंस आज की तारीख पे वैलिडेट कर रहा है या तो नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 2, ये कोर कॉम्पिटेंस को मैं अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर यूज कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4, ये कोर कॉम्पिटेंस को मैं नए बिजनेस के अंदर यूज कर सकता हूँ। एंड ये कोर कॉम्पिटेंस को मुझे रेगुलर इंटरवल पे रिकॉन्फ़िगर करता रहना होगा। तो यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक बार चैप्टर के इंडेक्स में आते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, जिसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत पड़ी। हमने डिटेल में देखा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके अंदर 3 चीज आएगी। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो हमें सिखाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करना चाहिए। फिर हमने देखा सेगमेंटेशन एनालिसिस, जिसने हमें सिखाया कि इंडस्ट्री एक बार सिलेक्ट करने के बाद कौन से सेगमेंट में आपको बिजनेस करना चाहिए। एंड उसके बाद हमने देखा कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस क्या होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए आप वैल्यू चेन एनालिसिस की हेल्प कैसे ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले जब भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। वापस बोल रहा हूँ, आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले जब भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बेसिस पे जो भी आपको एडवांटेज मिलेगा उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, पर वो स्टार्ट करने से पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ध्यान से देखना। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टोटल 2 तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड लो कॉस्ट एडवांटेज। डिफरेंशिएशन एडवांटेज के अंदर क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी सारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छी होगी। आप ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ कि बाकी कोई भी कॉम्पिटिटर आपके जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन एडवांटेज। एंड अगर आपका प्रोडक्ट बाकी सारे प्रोडक्ट के मुकाबले सबसे सस्ता है तो उसको हम कहेंगे लो कॉस्ट एडवांटेज। तो या तो प्रोडक्ट की टॉप क्वालिटी होनी चाहिए या तो प्रोडक्ट सबसे सस्ता होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। जब भी आपने सोचा है कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज का यूज करके आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है, तो आप दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचेंगे कि मैं मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। एंड जब भी आपने ये सोचा है कि लो कॉस्ट एडवांटेज का यूज करके आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है, तो आप दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचेंगे कि मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूं ताकि मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकूं। कहने से मैं बोल सकता हूं कि एप्पल ने डिफरेंशिएशन एडवांटेज ऑब्टेन किया है और एमआई के फोन ने लो कॉस्ट एडवांटेज ऑब्टेन किया है। डिफरेंशिएशन एडवांटेज का सिंपल मतलब होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच ना कर सकें।
ये अगर आपने कर दिया तो आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज मिलेगा। एंड लो कॉस्ट एडवांटेज के अंदर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इतना सस्ता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितनी भी ट्राई कर ले, आपके जितना सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको हम कहेंगे लो कॉस्ट एडवांटेज। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है तो या तो डिफरेंशिएशन फॉलो कर लो या तो लो कॉस्ट फॉलो कर लो। वापस से एक बार, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, जब भी आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बेसिस पे जो भी आपको एडवांटेज मिलेगा उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटर के मुकाबले परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा, तो या तो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस अच्छा होगा या तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस अच्छा होगा। क्वालिटी सबसे अच्छी कर दो या तो प्राइस सबसे कम कर दो। अभी डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे मिल सकता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे मिल सकता है वो भी यहाँ पे मैंने डिटेल में एग्जांपल दिए हैं। अभी एक दो एग्जांपल दोनों के अंदर दिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एडवांटेज। तो सुपीरियर क्वालिटी आप प्रोवाइड करके डिफरेंशिएशन एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव करके आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। आप अपना मार्केटिंग इस तरह से करेंगे कि फोकस ऑन इंप्रूविंग ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव हो, इस तरह से मार्केटिंग करेंगे तो भी आपको डिफरेंशिएशन एडवांटेज मिलेगा। लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे मिल सकता है, यूजिंग चीपर सब्सटीट्यूट। आप दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचेंगे कि मैं मेरा खर्चा कम कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरी प्राइस रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरी कॉस्ट को कम कैसे कर सकता हूँ। रिमूविंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, कोई फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी रिमूव कर दो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड आप लो कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड लो कॉस्ट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होगा, कोई कस्टमर सेगमेंट के लिए कंपनी डिफरेंशिएशन इंप्लीमेंट करेगी एंड बाकी के कस्टमर सेगमेंट के लिए कंपनी लो कॉस्ट इंप्लीमेंट करेगी। एक सिंपल चीज करेगी कि पूरे मार्केट को कस्टमर सेगमेंट में डिवाइड कर देगी, फिर ये सोचेगी कि कौन से कस्टमर सेगमेंट को डिफरेंशिएशन चाहिए एंड कौन से कस्टमर सेगमेंट को लो कॉस्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एयरलाइन कंपनी है तो एयरलाइन कंपनी क्या सोच सकती है कि इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं जिसको सस्ती फ्लाइट की टिकट चाहिए, तो इंडिया के अंदर लो कॉस्ट एडवांटेज चल सकता है। एंड इंडिया के बाहर लोग ऐसे हैं जिसको प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो इंडिया के बाहर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी चल सकती है। या तो फिर ऐसा भी सोच सकती है एयरलाइन कंपनी कि जो इकोनॉमिक क्लास की टिकट बुक कर रहे हैं उसको लो कॉस्ट एडवांटेज चाहिए और जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएशन एडवांटेज चाहिए। तो फोकस स्ट्रेटेजी का सिंपल मतलब ये हुआ कि पूरे मार्केट को कस्टमर सेगमेंट में डिवाइड कर दो। कस्टमर सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से कस्टमर को डिफरेंशिएशन चाहिए एंड कौन से कस्टमर को लो कॉस्ट चाहिए, अकॉर्डिंगली आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस स्ट्रेटेजी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, या तो डिफरेंशिएशन फॉलो कर लो, या तो लो कॉस्ट फॉलो कर लो, या तो फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। हमने ये डिस्कस किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है और वो किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट थी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, और वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट एक बार देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमें कौन सिखाएगा, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। हमने अभी देखा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या तो आप डिफरेंशिएशन से यूज कर सकते हैं या तो लो कॉस्ट एडवांटेज का यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपको लो कॉस्ट एडवांटेज ऑब्टेन करना है तो वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमें कौन सिखाएगा, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। एक चीज ध्यान से याद करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं एंड सारी एक्टिविटीज की एक चेन बनाने की ट्राई करते हैं, उसको हम कहेंगे वैल्यू चेन। तो वो वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमें कौन सिखाएगा, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। वन बाय वन देखते हैं। टोटल 5 स्टेप के अंदर हमें आंसर फाइंड करना होगा। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई फॉर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम यही चीज करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कॉस्ट कम करनी है तो सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस कितनी है, प्रोसेस कितनी है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद मैं कॉस्ट को कम करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है। स्टेप नंबर 2, एट्रीब्यूट टोटल कॉस्ट टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। टोटल कॉस्ट में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितनी कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी की है। वही चीज हम वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपकी प्रोसेस कितनी है वो लिस्ट डाउन करो। स्टेप नंबर 2, टोटल कॉस्ट को प्रोसेस के अंदर डिवाइड करो। स्टेप नंबर 3, डिसाइड कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच प्रोसेस।
सारी प्रोसेस के लिए मुझे कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने होंगे। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है मेरी कॉस्ट को जो ड्राइव करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिलीवरी कर रहा हूं तो मुझे डिलीवरी की कॉस्ट लग रही है, तो मेरी डिलीवरी की कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा? नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो मुझे स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सारी प्रोसेस के लिए मुझे कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉस्ट को ड्राइव कौन कर रहा है। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, प्रोसेस को लिस्ट डाउन किया। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट को प्रोसेस के अंदर बाइफरकेट किया। स्टेप नंबर 3 में मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोसेस का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई लिंक्स बिटवीन प्रोसेस। तो यही वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर करते हैं। सारी एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोसेस एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है, तो वो चीज मैं स्टेप नंबर 4 में करूंगा। एंड स्टेप नंबर 5, इवेल्युएट अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग कॉस्ट एडवांटेज। एकदम फालतू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, फिर वो प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है वो आइडेंटिफाई करो, फिर कॉस्ट ड्राइवर देखो, प्रोसेस एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है वो देखो, एंड अल्टीमेटली कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो इवेल्युएट करो। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस हमें ये सिखाएगा कि वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस वाइज आपको कॉस्ट रिड्यूस करने की ट्राई करनी है, वही बोल रहा है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। नेक्स्ट इज इंटरनल डिफरेंशिएशन एडवांटेज। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस यानी कि वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि लो कॉस्ट एडवांटेज ऑब्टेन करना होगा, तो वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप लो कॉस्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एकदम फालतू कॉन्सेप्ट ये भी। फोकस इज ऑन इंप्रूविंग वैल्यू परस्यूड बाय कस्टमर। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस के अंदर हमारा फोकस क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, कस्टमर के सामने हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो 3 स्टेप के अंदर हमें फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई कस्टमर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करो। वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रोसेस तो आइडेंटिफाई करनी होगी। स्टेप नंबर 2, इवेल्युएट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉर ईच प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंदर मैं क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये प्रोसेस के अंदर मैं इनोवेशन कैसे कर सकता हूँ, ये आपको प्रोसेस वाइज इवेल्युएट करना होगा। एंड स्टेप नंबर 3, डिटरमिन बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ये देखो कि प्रोसेस के अंदर मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ, एंड जो बेस्ट सोल्यूशन आपको लग रहा है वो इंप्लीमेंट करो। एकदम फालतू कॉन्सेप्ट। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। ये मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस हमें क्या सिखाएगा, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल ये एक इंडस्ट्री वैल्यू चेन है, आप यहाँ पे हैं, आपका सप्लायर यहाँ पे है और आपका कस्टमर यहाँ पे है। सबसे पहले सप्लायर आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा, वो रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली वो फिनिश गुड्स जो आपने बनाया है वो आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ये कस्टमर कौन होंगे, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि ये कस्टमर होलसेलर हो, ये कस्टमर कोई भी हो सकता है, एंड कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा एंड रॉ मटेरियल आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे, इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री वैल्यू चेन। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस हमें बोलता है कि आपको वर्टिकली भी कुछ एनालिसिस करना होगा, यानी कि आपको ये देखना होगा कि सप्लायर कौन कौन सी वैल्यू चेन फॉलो कर रहा है, एंड आपको ये भी इवेल्युएट करना होगा कि सप्लायर जो वैल्यू चेन फॉलो कर रहा है क्या खुद आप वो वैल्यू चेन फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एडिशनली आपको ये भी देखना होगा कि आपके कस्टमर कौन कौन सी वैल्यू चेन फॉलो कर रहे हैं, एंड आपको ये इवेल्युएट करना होगा कि कस्टमर जो वैल्यू चेन फॉलो कर रहे हैं क्या वो खुद आप वैल्यू चेन फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सप्लायर की वैल्यू चेन को अगर इवेल्युएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस, एंड कस्टमर की वैल्यू चेन अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर आपको रॉ मटेरियल डिलीवर कर रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू चेन फॉलो कर रहा है, एंड क्या वो वैल्यू चेन आप खुद फॉलो कर सकते हैं। सप्लायर की वैल्यू चेन इवेल्युएट करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि रॉ मटेरियल मैं खुद प्रोड्यूस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। प्रेजेंटली आप सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, सप्लायर की वैल्यू चेन इवेल्युएट करने से आपको ये पता चलेगा कि अभी प्रेजेंटली जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए हम अपस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस करेंगे, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए हम डाउनस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस करेंगे। अपस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस के अंदर क्या होगा,
कि सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल परचेस करने से अच्छा है रॉ मटेरियल मैं खुद घर पे प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं रॉ मटेरियल को घर पे प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी एंड अल्टीमेटली मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस बोल रहा है कि आपको अपस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस करना चाहिए ताकि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल परचेस करना बेनिफिशियल है या तो वो रॉ मटेरियल घर पे प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल है। इसके लिए आपको सप्लायर की वैल्यू चेन पता होनी जरूरी है। डाउनस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस के अंदर क्या होगा, आप कस्टमर की वैल्यू चेन इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर से होलसेलर या तो आपके कस्टमर से रिटेलर, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या मैं खुद रिटेलर बन सकता हूँ, मैं खुद रिटेलर बन के क्या मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आप डाउनस्ट्रीम फ्लो एनालिसिस करेंगे, आपके कस्टमर्स की वैल्यू चेन अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको खुद ये चीज करनी चाहिए या तो नहीं करनी चाहिए। कस्टमर की जो वैल्यू चेन है वो वैल्यू चेन आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने अभी तक जो चीज डिटेल में डिस्कस की वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखी है। एक छोटी सी चीज ध्यान से देखना, अगर आपकी कंपनी के अंदर आप सप्लायर की वैल्यू चेन इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम प्यार से कहेंगे अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन। ये अपस्ट्रीम है और यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन हुआ, सप्लायर की वैल्यू चेन आपने खुद ने इंप्लीमेंट की, इसलिए इसको हम प्यार से कहेंगे अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन। एंड कस्टमर की वैल्यू चेन अगर आप आपकी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम प्यार से कहेंगे डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस के अंदर क्या होगा वो क्लियर है, हम सप्लायर की वैल्यू चेन इवेल्युएट करेंगे एंड कस्टमर की वैल्यू चेन इवेल्युएट करेंगे एंड वो वैल्यू चेन हमारी कंपनी के अंदर इंटीग्रेट करने की ट्राई करेंगे। सप्लायर की वैल्यू चेन अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन एंड कस्टमर की वैल्यू चेन अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें ऑब्टेन करना है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, नॉन फिनेंशियल इंपैक्ट एंड फिनेंशियल इंपैक्ट। इंटीग्रेशन करने की वजह से कौन कौन सी इंपैक्ट आएगी, कस्टमर की वैल्यू चेन आपने खुद की कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट की है तो कस्टमर की वैल्यू चेन खुद की कंपनी में इंप्लीमेंट करने की वजह से कौन कौन सी इंपैक्ट आती है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट। फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 बिजनेस वर्टिकल। सबसे पहले मेरा एक ही काम था, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो। अभी मेरा फोकस एरिया एक और हो गया है कि मुझे कस्टमर की वैल्यू चेन भी मेंटेन करनी है, रिटेलर का बिजनेस कैसे चलता है वो भी मुझे सोचना होगा। यानी कि मैनेजमेंट का फोकस अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो डेफिनेटली होगा। पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कल्चर ऑफ 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस। मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। अपवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर मैंने क्या देखा, सप्लायर की जो वैल्यू चेन होगी वो खुद मैं इंप्लीमेंट करने की ट्राई करूंगा। एंड डाउनवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर मैंने क्या देखा कि कस्टमर की वैल्यू चेन में खुद इंप्लीमेंट करने की ट्राई करूंगा। तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, सप्लायर की वैल्यू चेन में खुद इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या तो सप्लायर का एग्जिस्टिंग बिजनेस में टेक ओवर कर सकता हूँ। सेम चीज कस्टमर में क्या करूंगा, कस्टमर का एग्जिस्टिंग बिजनेस या तो मैं टेक ओवर कर सकता हूं या तो जीरो से स्टार्ट करके मैं क्या करूंगा, कस्टमर की जो वैल्यू चेन है वो मैं खुद मेरी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करने की ट्राई करूंगा। तो डाउनवर्ड इंटीग्रेशन करना है तो भी 2 ऑप्शन है, बिजनेस टेक ओवर कर लो या तो जीरो से स्टार्ट करो। एंड अपवर्ड इंटीग्रेशन करना है तो भी 2 ऑप्शन है, या तो जीरो से स्टार्ट करो या तो बिजनेस टेक ओवर कर लो। तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट के अंदर सेकंड पॉइंट ये लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या तो कल्चर ऑफ 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर मैंने बिजनेस को टेक ओवर किया है तो हो सकता है कि ये बिजनेस का कल्चर अलग होगा एंड मेरी कंपनी के अंदर कल्चर अलग होगा। अभी दोनों कंपनी सेम हो चुकी है तो दोनों कंपनी के कल्चर को मैच करना डिफिकल्ट हो सकता है, यही चीज सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखी है। अभी हम देखते हैं फिनेंशियल इंपैक्ट। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी क्या होगा, ये दोनों डिवीजन सेम कंपनी के होंगे। अभी तक क्या था, ये अलग कंपनी थी और ये अलग कंपनी थी। अभी इसको मैं अगर टेक ओवर करता हूं तो दोनों सेम कंपनी के डिवीजन बन जाएंगे। तो जब भी कोई गुड्स ये डिवीजन में से मैं दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करता हूं तो मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की वजह से मुझे एडिशनल खर्चा होगा, तो ये फिनेंशियल इंपैक्ट आएगी। पॉइंट नंबर 2, मिसमैच इन मशीन कैपेसिटी। मेरी मशीन की कैपेसिटी अलग होगी और यहाँ पे हो सकता है कोई मशीन की कैपेसिटी अलग है। मेरी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है और यहाँ पे कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स की है। तो मेरी 50,000 यूनिट्स की कैपेसिटी मुझे आइडल रखनी होगी। तो मिसमैच इन मशीन कैपेसिटी ये एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैंने टेक ओवर किया है। तो मिसमैच इन स्पीड ऑफ मशीन, हो सकता है मेरा मशीन ऐसा है जिसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है पर आवर और यहाँ पे एक ऐसा मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 80 यूनिट्स पर आवर। तो मशीन की स्पीड भी मिसमैच हो सकती है अगर मैंने एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर किया है। तो
तो फिनेंशियल इंपैक्ट क्या क्या आएगी, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे, मशीन की कैपेसिटी मिसमैच हो सकती है, मशीन की स्पीड मिसमैच हो सकती है, एंड नॉन फिनेंशियल इंपैक्ट के अंदर हमने देखा कि मैनेजमेंट का फोकस अभी दो चीजों में लगेगा, एंड पॉइंट नंबर 2, दोनों कंपनी के कल्चर मैच हो ये जरूरी नहीं है। तो फिनेंशियल इंपैक्ट क्या होगी एंड नॉन फिनेंशियल इंपैक्ट क्या होगी, किसकी, बिजनेस अगर टेक ओवर किया है तो अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन के अंदर बिजनेस टेक ओवर किया है तो क्या इंपैक्ट आएगी, एंड डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन के अंदर अगर बिजनेस टेक ओवर किया है तो क्या इंपैक्ट आएगी। तो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्वायरिंग अ रिटेलर। जब भी कोई कंपनी एक रिटेलर को एक्वायर करती है, कोई मैन्युफैक्चरर या तो होलसेलर रिटेलर को एक्वायर करता है, तो कौन कौन से प्रोज एंड कौन कौन से कॉन्स कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं, वो आप एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ये हम देख क्या रहे थे, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए अब वैल्यू चेन अप्रोच का यूज कैसे ले सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहले देखा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, उसके बाद हमने देखा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, एंड उसके बाद हमने देखा वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। चैप्टर के कवरेज में एक बार डिस्कशन करें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हम आए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, उसके बाद हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, एंड उसके बाद हमने देखा वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी सिर्फ दो कॉन्सेप्ट रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ये विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ध्यान से देखना, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेरी कंपनी की क्या औकात है, अगर इसका एनालिसिस मैं करता हूं तो उसको मैं प्यार से कहूंगा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मैं ये इवेल्युएट कर रहा हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर सीए फाइनल में एससीएमपी के अंदर मेरी क्या औकात है, अगर ये एनालिसिस मैं करता हूं तो उसको मैं प्यार से कहूंगा स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। इसका सिंपल मतलब होता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेरी कंपनी की क्या औकात है। इसके अंदर लिखा है 3 फैक्टर्स अफेक्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। मेरी क्या औकात होगी, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 1, मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड मेरी कॉम्पिटेंसी क्या क्या है। अगर अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे एंड मेरी कॉम्पिटेंसी अच्छी होगी, यानी कि मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो मेरी पोजीशन अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 2, मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री कैसी है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, कल्चर एंड सिस्टम। मैं कौन कौन सी सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मेरा कल्चर कैसा है, मेरी खुद की वैल्यूज कितनी है, मेरा एथिक्स कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कंपनी की इंडस्ट्री के अंदर औकात क्या होगी। तो टोटल कंपनी की इंडस्ट्री के अंदर औकात कैसी है, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज है एंड कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, कल्चर, सिस्टम कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां पे ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, ध्यान से देखना। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब अभी हमने डिस्कस किया। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो मेरे कॉस्ट को ड्राइव करेगी, उसको मैं कहूंगा कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिलीवरी की कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, मेरी नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी हो रही है। तो मेरी डिलीवरी की कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, सिर्फ वॉल्यूम या तो आउटपुट को कॉस्ट ड्राइवर माना जाता था, यानी कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ वॉल्यूम या तो आउटपुट को कॉस्ट ड्राइवर माना जाता था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोल रहा है कि सिर्फ वॉल्यूम एंड आउटपुट आपका कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा, वॉल्यूम एंड आउटपुट जरूर आपका कॉस्ट ड्राइवर होगा, पर सिर्फ वॉल्यूम एंड आउटपुट कॉस्ट ड्राइवर होगा ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल क्या है एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। अगर आपने टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट ड्राइवर अलग होगा, आप मैन्युअल वर्क कर रहे हैं तो उस केस में आपका कॉस्ट ड्राइवर अलग होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, ये ब्रॉडली 2 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर,
यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी है या तो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल क्या है, यानी कि लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं तो अलग कॉस्ट ड्राइवर होगा, कम स्केल में काम कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट ड्राइवर अलग होगा। वापस बोल रहा हूँ, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर हमने डिस्कस किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल एंड स्कोप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। तो ये बोल रहा है सिर्फ वॉल्यूम एंड आउटपुट आपका कॉस्ट ड्राइवर नहीं होगा, आपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिसीजन इंप्लीमेंट किए हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपने टीक्यूएम इंप्लीमेंट किया है तो कॉस्ट ड्राइवर कुछ अलग होगा, क्योंकि आपका फोकस क्वालिटी मेंटेन करने के ऊपर है। एंड अगर टीक्यूएम इंप्लीमेंट नहीं किया, क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं है, तो आपका कॉस्ट ड्राइवर कुछ अलग होगा। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिसीजन लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर किसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉस्ट ड्राइवर का एक्चुअल डिस्कशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा है कि ट्रेडिशनली कॉस्ट मैनेजमेंट जो होता था उसके अंदर वॉल्यूम को कॉस्ट ड्राइवर माना जाता है, और अभी जो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस होता है यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस होता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। यानी कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड आपने कौन कौन से डिसीजन एग्जीक्यूट किए हैं वो। चैप्टर के कवरेज में एक बार आते हैं वापस से फटाफट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ था, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होगी वो हमने देखा। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाने की जरूरत क्यों हुई वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वैल्यू चेन एनालिसिस होगा, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस होगा एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस होगा। वैल्यू चेन एनालिसिस को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड किया था, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके अंदर हमने देखा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस एंड कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। एंड उसके बाद हमने देखा वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके अंदर तीन चीज देखी, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। तो यहाँ पे चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा टॉपिक है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, वो आप खुद देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उसमें से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसका बेसिक आइडिया देने के लिए, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट।